तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा पेटेरी ऑर्पो को। तो अभी फिनलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेटेरी ऑर्पो को संसद ने देश का प्रधानमंत्री चुना है। वे सन्ना मारिन का स्थान लेंगे। देखो, फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सोली निनिस्तो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है और अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे रहा था। अब आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? बाकी अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे अभी एडगर रिंकेविक्स, और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे बोला टिनुबू। तो ये नाम चर्चा में है, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? तो आंसर होगा स्वामीनाथन जानकीरमन। तो स्वामीनाथन जानकीरमन ये आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं। उन्होंने महेश कुमार जैन का स्थान लिया। जानकीरमन ये एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान में। वैसे आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, तो चारों के नाम मैं आपको बताता हूं। एक तो ये हो गए स्वामीनाथन जानकीरमन, बाकी 3 कौन कौन है? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल पात्रा। बाकी एलआईसी के चेयरमैन अभी बने थे सिद्धार्थ मोहंती। नेस्कॉम के चेयरमैन नए बने अनंत माहेश्वरी, और अभी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने प्रमोद भसीन। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एक चीनी कंपनी है अलीबाबा, इसके नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा एडी वू। तो अलीबाबा ये चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर संस्थापक तो जैक मा है, लेकिन अभी इसके नए सीईओ कौन बन गए? एडी वू बन गए, और इसके नए चेयरमैन बने हैं जोसेफ साई। अलीबाबा इसकी स्थापना होती 1999 में, हेडक्वार्टर हांगजो चाइना में है। और अभी ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? लिंडा याकारिनो। तो याको भी नाम याद रखना है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रूबी सिन्हा को। ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? ब्रिक्स मतलब तो हम अभी देखेंगे। सीसीआई मतलब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और डब्ल्यू मतलब वुमेन। इसे भौगोलिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पहल और नीतियों पर मुख्य ध्यान देने के लिए बनाया गया, और रूबी सिन्हा इनको अभी इसका अगला 3 सालों के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। ये किनका स्थान लेंगी? शबाना नजीम का। बाकी ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये 2010 में जुड़ा था। और ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, उसके भी नए अध्यक्ष बनी थी कौन? दिल्मा रोसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी नया 9th नंबर का मेंबर कौन सा बना था, ये आप लोग बताओ। वैसे ब्रिक्स की अध्यक्षता 2023 में ये साउथ अफ्रीका कर रहा है। बाकी नंदिनी गुप्ता अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता इन्होंने, ये राजस्थान से हैं। तो जो पॉइंट्स बताइए ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हसमुख अधिया। गिफ्ट सिटी ये है क्या? तो ये एक ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जिसे ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट परियोजना के तहत गांधीनगर महानगरीय क्षेत्र में विकसित किया गया। ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो गिफ्ट सिटी का उद्देश्य क्या है? भारत के बढ़ते वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए एक स्मार्ट सिटी बनाना। और अभी हमारे पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने जनार्दन प्रसाद। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल हैं, जबकि अमित अग्रवाल यूआईडीएआई के सीईओ हैं। अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 127 पे। क्या है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और इसमें भारत 146 देशों में से 127 नंबर पर है। और आप देख सकते हो पिछले साल की तुलना में या पिछले साल के मुकाबले भारत 8 स्थान ऊपर है।
अब आप पूछोगे कि भारत तो 127 नंबर पे है, 127वें स्थान पे। टॉप पे कौन है? तो आपको बता दूं, लगातार 14वें साल टॉप पर बना हुआ है आइसलैंड। अच्छा, फिर बताइए, अभी जून 2023 में जलवायु रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? तो आंसर होगा यूरोप। तो अभी हाल ही में जारी जलवायु रिपोर्ट के अनुसार यूरोप ये दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। तो यूरोप को जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अधिक घातक हीट वेव के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। और ये बताया गया कि दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप जो ये यूरोप है, ये पिछले साल यानी कि 2022 में पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। चलिए फिर बताइए, अभी हुरुन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी हुरुन इंडिया की 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है। मतलब इसमें भारत की टॉप 500 जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी लिस्ट है ये। और इसमें टॉप पर मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सेकंड पे TCS है, तो तीसरे पे HDFC बैंक है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, इसकी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सेट है और तीसरे पे मेक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन है ये 8वें स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में टॉप पे शहर कौन सा है? तो आंसर होगा वियना। बात कर रहे हैं यहाँ पे लिवेबिलिटी इंडेक्स की, यानी कि रहने के योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है। ये उसका सूचकांक है जिसको किसने जारी किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। रहने योग्य अच्छा शहर मतलब जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति, पर्यावरण, इन सब मामले में अच्छा हो। तो इस तरह से पहले नंबर पे है ऑस्ट्रिया का वियना। और वियना से मैंने आपको बताया है कई बार, ये किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। और यहीं पे आपको ओपेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। सेकंड पे है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन और तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। और भारत में बात करें तो नई दिल्ली और मुंबई 141 नंबर पर है और चेन्नई 144 नंबर पर है। और अगर इसका उल्टा बात करें, यानी कि सबसे लास्ट पे कौन है, यानी कि रहने के मामले में सबसे खराब शहर इसके अनुसार, तो सीरिया की कैपिटल दमिश्क है 173 नंबर पे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, वैश्विक स्तर 0 ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे भारत। LEED का मतलब हो गया लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। मतलब जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब उसे बनाने में नेचुरल और बिल्डिंग वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ हो, उसकी प्लानिंग और डिजाइन ऐसी हो कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल हो। मतलब सनलाइट का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं और जो प्राकृतिक हवा है उस एयर का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं, इस तरह से उसकी डिजाइन बनी हुई हो। कहने का मतलब ये है कि उसका डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल वहां पे हो सके। अब ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग देने के लिए, या यूं कहें कि उसको रैंकिंग देने के लिए, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये लीड नेट जीरो सर्टिफिकेट जारी करती है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया कि किस देश को सर्वाधिक ये लीड सर्टिफिकेट मिले हैं? तो आंसर होगा भारत को। नंबर 1 पे भारत है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है और तीसरे स्थान पे इसमें चाइना है। तो पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व में जितनी भी ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें से 45% भारत में चल रहे हैं। और भारत में भी पूछोगे तो हरियाणा और तमिलनाडु इस मामले में टॉप पर है, यह भी मैंने आपको बता दिया। तो भारत में 45% का हमने जितने पूरे विश्व में चल रहे हैं। अमेरिका इस मामले में 30% प्रोजेक्ट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, तो चाइना 10% प्रोजेक्ट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं,
भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? कई बार मैंने आपको बताया है, इस बार आप बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 में टॉप जिला कौन सा है? तो आंसर होगा जम्मू। और पहला प्रश्न तो यही आपका बन जाएगा इसके अंदर कि जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राज्य या यूनियन टेरिटरी? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और अभी इसका ये तीसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें जम्मू जिला पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पे सांबा है, तीसरे नंबर पे श्रीनगर है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय टॉप पे रहा? तो आंसर होगा IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 की वार्षिक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है और इसमें 18 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 में जगह बनाई है। इस लिस्ट में IISc 48 नंबर पर है, यानी कि टॉप 50 में ये एक ही यूनिवर्सिटी है। और टॉप पर कौन है? चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी, दूसरे पे भी चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी और तीसरे पे है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी। मैंने लिस्ट लगा दी है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर की आधारशिला ये कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला रखी गई है और ऐसा कहा जा रहा है ये 2025 तक बनकर भी तैयार हो जाएगा। तो ये जो मंदिर है, कंबोडिया में जो अंकोरवाट का शिव मंदिर है और तमिलनाडु के मदुरै में जो मीनाक्षी मंदिर है, उससे ये प्रेरित है। इसे बनाने में कितने रुपये खर्च होंगे? तो 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी लंबाई है 280 फीट और चौड़ाई है 540 फीट और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित होगा, जिसका निर्माण महाबलीपुरम में हो रहा है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा एस्टोनिया। तो अभी एस्टोनिया की संसद ने समान लैंगिक विवाह को वैध लीगल बनाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है, जिससे वे ऐसा करने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है। देखो, एस्टोनिया के बारे में बात करें तो कैपिटल तैलिन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है काजा कैलास। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार बन गई है? तो आंसर होगा ओमान। तो ओमान ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो हमने मनाया अभी 21 जून को, तो ओमान में भारतीय दूतावास ने सोलफुल योगा सेरेन ओमान नाम से एक अभिनव वीडियो पेश किया और भारतीय दूतावास ने वीडियो बनाने के लिए ओमान के पर्यटन मंत्रालय की सहायक कंपनी विजिट ओमान के साथ समझौता किया। तो ये किसी विदेशी सरकार के द्वारा अपने देश को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने का पहला मामला है। चलिए फिर बताइए, अभी सितंबर 2023 में कौन सा राज्य देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ये 22 और 23 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में देश के पहले मोटो जीपी रेसिंग इवेंट की मेजबानी करेगा। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? ये इसी साल हुआ था, हैदराबाद में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो नॉर्थ इंडिया का ये पहला स्किन बैंक है, अभी ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया। नई दिल्ली में जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहां पे। वैसे आपको बता दूं, देश में वर्तमान में टोटल 16 स्किन बैंक है। 7 महाराष्ट्र में मिलेंगे, 4 चेन्नई में है, कर्नाटक में 3 है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 1-1 हो गए और अब ये 17वां नई दिल्ली में है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना में हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले के कोंडाकल गांव में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उन्होंने तेलंगाना की ही कंपनी है मेघा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यहाँ पे हर साल 500 कोच और 50 रेल इंजन बनाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भारत में आपको 4 रेल कोच फैक्ट्रीज मिलेगी, चेन्नई में, कपूरथला पंजाब में,
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में और महाराष्ट्र के लातूर में। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। तो 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ये लेखक सलमान रुश्दी को दिया गया। उनका एक फेमस उपन्यास है जो 1988 में आया था, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। उसका नाम क्या था? द सैटेनिक वर्सेज। और जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो इसकी स्थापित किया गया था 1950 में, और ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आपको बता दूं, पिछले साल ये यूक्रेन के एक लेखक थे जिनका नाम था सेरही झादान, उनको ये पुरस्कार मिला था और इस बार सलमान रुश्दी को मिला है। सलमान रुश्दी, आपको याद है अभी इनकी लेटेस्ट कौन सी बुक आई थी? विक्ट्री सिटी नाम से आई थी। और कुछ समय पहले इनको पेन शताब्दी साहस पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अभी ललित नटराजन इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला बाल श्रम उन्मूलन के लिए। शिव शंकरी तमिल लेखक हैं, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान जीता इन्होंने इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास सम्मान मिला इन्हें 2022 के लिए इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं ये डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। और क्यों मिला इनको ये सम्मान? तो उन्हें कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी ओलंपिक खेल यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 को संभव बनाने में उनके प्रेरणादायक प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया गया। इसके अलावा उन्हें जो 2024 में समर ओलंपिक होंगे, कौन से? पेरिस ओलंपिक, उसमें सम्मानित अतिथि यानी कि गेस्ट बनने के लिए भी आमंत्रित किया है। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो स्थापना होती है इसकी 23 जून 1894 में, इसीलिए 23 जून को आप इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में भी मनाते हो। हेडक्वार्टर इसका लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। बाकी दिल्मा रूसेफ आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने। गिलबर्ट होंगबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं और क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष हैं। अगर मैं पूछूं फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेनिटो। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कौन है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला है, वो नाइजीरिया से हैं। अभी वर्ल्ड बैंक के कौन बन गए? अजय बंगा बन गए। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। अब आप एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ कि अभी यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे दिया? तो आंसर होगा सिंगापुर एयरलाइन। तो अभी स्काई ट्रैक्स ने 2023 के लिए वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड्स प्रदान किए हैं। तो इसमें देखो, एविएशन यानी कि विमानन का ऑस्कर अवार्ड मिला है सिंगापुर एयरलाइन को। मतलब ये विश्व की बेस्ट एविएशन कंपनी है जिसे मिला है दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार, जिसे एविएशन यानी कि विमानन का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। सिंगापुर एयरलाइन को मिला है। और बेस्ट रीजनल एयरलाइन का अवार्ड मिला है, यानी कि अपने क्षेत्र में जो बेस्ट रही है, ये बैंकॉक एयरलाइन को। और मिनिमम कॉस्ट यानी कि सबसे कम लागत वाली एयरलाइन में एयर एशिया टॉप पर रही है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आचार्य एन गोपी। तो प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ये पहली बार दिया गया। एक्चुअली में तेलंगाना आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे ये कोठापल्ली, तो उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जा रहा है, पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मिला किसे? आचार्य एन गोपी को मिला है। ये कवि और आलोचक हैं, तो ये इनका नाम ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो अरुंधति रॉय के बारे में अभी हमने पढ़ा था, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला। और आपको बता दूं, मेन बुकर पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला भी है, इसलिए भी इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है।
और सलमान रुश्दी लेखक हैं। अभी इनकी लेटेस्ट कौन सी बुक आई, विक्ट्री सिटी, और अभी जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार जीता इन्होंने। बाकी शिव शंकरी, अभी सरस्वती सम्मान मिला इन्हें। चलो बताओ इनके किस उपन्यास के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान मिला। जिस तरह से अभी ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला था उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। आप जानते हो अभी 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, गोरखपुर की गीता प्रेस को। और अभी हमने पढ़ा था रामचंद्र गुहा का नाम, इनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता था। तो ये नाम भी चर्चा में रहे, अभी ध्यान रखना इनको भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 जून को। तो विश्व संगीत दिवस ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। और अगर मैं आपसे पूछूं जो ग्रेमी अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो संगीत की फील्ड में। अभी ये न्यूज में भी था क्योंकि अभी इसमें 3 नई कैटेगरी जोड़ी गई है। कितनी, 3 नई कैटेगरी, वो मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में कौन कौन सी। अच्छा आप तो एक प्रश्न का उत्तर दो, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 अभी किसे मिला, तो आंसर होगा बॉम्बे जयश्री को। चलिए फिर बताइए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 जून को। तो हर साल 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सार्वजनिक सेवाओं और उनमें काम करने वाले लोगों के महत्व की सराहना करने के बारे में मनाया जाता है। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 जून को। तो हर साल 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन हाइड्रोग्राफी के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और थीम क्या रही, हाइड्रोग्राफी महासागर के डिजिटल ट्विन को रेखांकित करना, यानी कि हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। चलिए फिर बताइए अभी नाविक दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 25 जून को। तो नाविक दिवस यानी कि डे ऑफ सी फेयरर, ये उन सभी लोगों को समर्पित एक विशेष दिन है जो खारे पानी के साथ मिलकर काम करते हैं। और इस बार की थीम क्या है, मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया है। तो क्या होगा इस योजना में, तो इसमें उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले छात्रों को केवल 1% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन दिया जाएगा, ताकि पैसे की कमी के कारण राज्य का कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। तो यह है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। अच्छा विद्यार्थी जब भी मैं बोलता हूं ना तो मेरे जहन में एक नाम आता है, वी विद्यावती। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं ये वी विद्यावती कौन है भाई, किस संस्था की ये डायरेक्टर जनरल है, ये बताओ। चलिए फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबादा योजना को मंजूरी दी है। तो ये दोनों योजनाएं अभी उड़ीसा ने शुरू की है। देखो पहले अगर बात करें मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की, जिसका उद्देश्य क्या है, जो किशोर लड़कियां हैं मतलब जिनकी उम्र 15 से लेकर 19 वर्ष तक है, उनके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, तो उन सभी में पोषण के स्तर को सुधारने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और अभी इसके लिए उड़ीसा सरकार ने 3,354.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ साथ अभी उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के पुरी को विश्व धरोहर शहर में बदलने के लिए अभी 3 साल में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विरासत के विकास के लिए ये अबादा योजना को मंजूरी दी है। और इसके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए फंड भी पास कर दिए हैं। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए कहां पे ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शुरू की गई, तो आंसर होगा राजस्थान। तो यह है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसे राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। क्या उद्देश्य है इसका, तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में पढ़ने वाली छात्राएं जो हैं, उन्हें अपने घर से कॉलेज वगैरह जाने में अगर वो बस करती हैं तो बस का किराया देना पड़ता है। तो अब वो किराया उनको नहीं देना, उनकी जगह सरकार देगी वो किराया। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने में जो भी किराया लगता है वो सरकार देगी, मतलब सरकार ने तय कर दिया।
10 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो 20 रुपये प्रति दिन का किराया सरकार देगी। पर उसमें भी सरकार ने शर्त रख दी है कि आपकी कॉलेज में अटेंडेंस 75% होनी ही चाहिए, अन्यथा किराया आप खुद देंगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली को लागू किया? तो आंसर होगा इसका तो उत्तर प्रदेश। यहां पे LADCS मतलब होता है लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम, यानी कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और उनके बीच छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए 2 साल के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत ये कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया है। तो इसे लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों को प्रभावी और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अदालत आधारित कानूनी सेवाओं को मजबूत करना। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, इसी से मिलता जुलता है, आपको भी याद आएगा। एक एप्लीकेशन थी, इसका नाम है इंडिया लीगल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था। आप मुझे बताइए, इसको लॉन्च किसने किया था? भारत के कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही थे वो लॉन्च करने वाले, उनका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने ये भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? 9 भारतीय भाषाओं में ओरिजिनल समाचार बनाने वाले छोटे व मध्यम आकार के समाचार संगठनों को सशक्त बनाना, और इसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट के साथ फंडिंग भी की जाएगी। और 9 भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती और मराठी है। आप मुझे बताओ, जिस तरह से चैट जीपीटी को लॉन्च किया था ना ओपन AI ने, गूगल ने किसे लॉन्च किया था? गूगल ने लॉन्च किया था बार्ड, और रशिया ने गीगा जीपीटी को लॉन्च किया था। आपको इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक प्रश्न में याद दिला रहा हूं कि भारत में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा ये लॉन्च किया गया था। आप में से कोई बता सकते हैं इसको लॉन्च किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। देखो फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। अभी चाइना ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, और ये चाइना का एक नेशनल रिकॉर्ड है। चाइना का है, पूरे विश्व का नहीं है। और इसमें रॉकेट कौन सा इस्तेमाल हुआ? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। अच्छा, वैसे पूरी दुनिया में अब आप जानना चाहोगे कि एक ही रॉकेट से सबसे ज्यादा उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को भेजने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो स्पेस एक्स का, जो कि एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, अमेरिका की है ये। इसने 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था एक साथ। और किस रॉकेट से? फॉल्कन 9 रॉकेट से। इसमें दूसरे नंबर पे भारत का नाम आता है। भारत ने PSLV 37 रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। तो ये ध्यान जरूर रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। तो अभी लेखक अशोक कुमार भट्टाचार्य ने ये बुक लिखी है, जिसका नाम है इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। क्या है इस बुक में? तो इस बुक में 1947 से 1977 तक भारत के वित्त मंत्रियों के बारे में बताया गया, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। बाकी अभय के इन्होंने नालंदा नाम से बुक लिखी, आदित्य भूषण गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम से बुक लिखी, और राम राघव पार्टीशन्ड फ्रीडम नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज को लिखा है? तो आंसर होगा अंकित खेमका ने। तो प्रसिद्ध लेखक अंकित खेमका ने अपनी नई बुक लिखी है, जिसका नाम है सिम्फनी टू जैज, जो व्यापार जगत में रचनात्मकता, टीम वर्क और नवीनता की एक आकर्षक खोज के बारे में बताती है। बाकी रस्किन बॉन्ड, अभी इन्होंने द गोल्डन ईयर्स नाम की बुक लिखी,
अमिताभ कांत मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक लिखी। और नारायणन वाघुल अभी रिफ्लेक्शन नाम की बुक लिखी थी, जिसको लॉन्च किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये बुक से इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के 17वां संचार उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो 17वां ये इंडोनेशिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे अभी एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, उसने लॉन्च किया है। किस रॉकेट की मदद से? तो फाल्कन 9। कहाँ से? अमेरिका से। क्यों लॉन्च किया? तो भाई नाम से क्लियर है, कैसा सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, ये सतरिया से आपको एक सांस्कृतिक नृत्य, क्लासिकल डांस याद आएगा, सतरिया नृत्य। चलो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा, सतरिया नृत्य ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है, ये बताओ आप। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्काई रूट ने किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आंसर होगा रमन 1। तो अभी स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, ये हैदराबाद की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, और अभी इसी ने विक्रम 1 रॉकेट में रोल एटीट्यूड कंट्रोल के उद्देश्य से रमन 1 इंजन की उड़ान योग्यता का सफल परीक्षण किया है। हमने कहा स्काई रूट एरोस्पेस ये कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है। या आप यूं भी कहना या यूं याद रखना कि ये भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने स्पेस में रॉकेट लॉन्च किया था। और आपको याद होगा, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट स्काई रूट कंपनी ने ही बनाया था। उसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा था, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। क्या नाम था? विक्रम एस। और स्काई रूट कंपनी ने ही भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया था, उसका नाम था धवन 1। तो ये आप ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में DCGI, अच्छा DCGI की बात कर लेते हैं पहले। इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और करंट अफेयर्स में एक प्रश्न आता है कि अभी हमारे नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तो पता है क्या आपको? आंसर होगा राजीव रघुवंशी। तो अभी DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन, जिसका नाम है जेनकोवैक OM, इसका निर्माण किसने किया है, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसकी पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन है ये जेनकोवैक ओम मतलब यहाँ पे ओमिक्रॉन हो गया। और इससे अभी किसने डेवलप किया, किसने बनाया? जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ने। ओमिक्रॉन ये कोविड-19 का ही वेरिएंट था, आपको पता है। और ये जो वैक्सीन है ये सुई मुक्त है, मतलब सुई के थ्रू नहीं लगाएंगे इसको, तो दर्द की चिंता नहीं करना है। चलिए फिर बताइए, अभी पहले ACC अंडर 23 वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 के विजेता टीम कौन सी है? तो आंसर होगा भारत। तो ACC अंडर 23 वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की बात कर रहे हैं, और पहली बार इसका आयोजन हुआ, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। कहाँ पे हुआ पहले ये बात करें तो ये हांगकांग में हुआ। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो फाइनल खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच में, और इसे भारत ने जीत लिया और उप विजेता रहा बांग्लादेश। इसमें भारत की कप्तान कौन रही? श्वेता सहरावत। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया श्रेयांका पाटिल को। तो ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आग्नेयास्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी भारतीय सेना के उत्तरी कमान ने आग्नेयास्त्र वन अभ्यास का आयोजन किया, कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, और अभी इन्होंने अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला है, और ये एक रिकॉर्ड है, यानी कि ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। और ये 200वां मैच किसके खिलाफ खेला उन्होंने? आइसलैंड के खिलाफ। वैसे आपको बता दूं, विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी भी यही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे नंबर पे आते हैं अली देई, जो कि ईरान के हैं, जो पहले खेलते थे अब नहीं खेलते। और तीसरे नंबर पे लियोनेल मेसी हैं, और चौथे पे भारत के सुनील छेत्री हैं। फिर बताइए, अभी अमूल गर्ल के निर्माता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सिल्वेस्टर दा कुन्हा।
तो अमूल के प्रोडक्ट्स खाए होंगे आपने तो उनके ऊपर एक छोटी बच्ची का फोटो जरूर देखा होगा आपने। उसको इन्होंने डिजाइन किया था पर इनका निधन हो गया। नाम है सिल्वेस्टर दा कुन्हा। ज्यादा फालतू बात नहीं बताई, जो काम की बात थी वो मैंने बता दी आपको। और इसी तरह से हर क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट में आपको बातें बताऊं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाए। फालतू लंबी चौड़ी बात करके मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता वीडियो लंबा करके। अच्छा, आपको याद होगा गॉर्डन मूर का नाम इंटेल के सह संस्थापक थे, ये इनका निधन हो गया। और पोकर के गॉड फादर कहे जाते हैं डॉयल ब्रुनसन, अमेरिकी हैं, इनका निधन हो गया अभी। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर किन्हें कहा जाता है? इनका निधन नहीं हुआ लेकिन ये न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने गूगल कंपनी को छोड़ दिया। इनका नाम है जेफरी हिंटन। और वैसे ओआरएस का जनक कहा जाता है दिलीप महालनोबिस को। इनका निधन हो चुका है लेकिन अभी पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट्स अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना।